हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारे सत श्री अकाल जी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक हम लोगों ने वर्ब के बारे में काफ़ी सारे ट्रांसलेशंस किए थे और काफ़ी तरह के सेंटेंसेस बनाए थे। लेकिन इस बार इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज के नए चैप्टर का नाम है नरेशन। नरेशन को ही हम स्पीच भी कहते हैं। नरेशन का मतलब क्या होता है? किसी की कही हुई बात को नरेट करना, यानी कि अपने अनुसार उस बात को बदल के बताना, अपने अकॉर्डिंगली चेंज करके उस बात को कहना। जैसे मान लो हम कोई स्टोरी है, किसी स्टोरी को नरेट करते हैं, तो नरेट करने का क्या मतलब है? किसी ने कोई स्टोरी हमें सुनाई और फिर उस सुनी हुई स्टोरी को हम अपने शब्दों में, मतलब थोड़ा बहुत चेंज करके अपने शब्दों में हम उसे सुनाते हैं। तो वो जो अपने शब्दों में हमने सुनाया उसे कहते हैं नरेट करना। तो नरेट करना मतलब किसी की कही हुई बात को अपने अनुसार ढाल कर, अपने अनुसार चेंज करके, अपने अकॉर्डिंग चेंज करके उस बात को कहना। तो आओ देखते हैं। देखो, नरेशन के दो पार्ट हैं। नरेशन या जो स्पीच है वो दो तरह की होती है। एक है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मतलब जो स्पीकर ने कहा, एक पर्सन ने पहले कोई बात कही होगी, उसके बाद ही उस बात को किसी और ने किसी से कहा होगा। तो सबसे पहले जिस पर्सन ने वो बात कही, वो पर्सन कौन हो गया? स्पीकर हो गया। तो स्पीकर जो बात कहता है उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। और इसकी कही हुई बात को जो नेक्स्ट पर्सन अपने अकॉर्डिंग चेंज करके किसी और से कहेगा, उससे हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। मतलब जो उस बात को चेंज करके जो बोला गया उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। आइए देखते हैं क्या है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब है इन दिस स्पीकर्स वर्ड्स आर कोटेड। इसमें क्या है कि जो स्पीकर के जो वर्ड हैं, मतलब जो बोलने वाला बंदा है, बोलने वाले बंदे ने जो बात कही है उसकी बात को एज इट इज़ हम रख देते हैं। बिल्कुल ठीक वही उसी के उसने जो शब्द इस्तेमाल किए सेम वही शब्द हम लिख देते हैं। तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। लेकिन जब उसके शब्दों को बदल कर कहते हैं, लिखा है ना इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है? इन दिस स्पीकर्स वर्ड्स आर मैनिपुलेटेड। स्पीकर के जो शब्द हैं, मतलब कहने वाले बंदे ने जिस तरह से उन शब्दों को कहा है, उन शब्दों में कुछ चेंज करके यानी कि मैनिपुलेट करके। मैनिपुलेट का मतलब होता है अपने अकॉर्डिंग चेंज करके लिखना। तो उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंज करके हम उसको लिख देते हैं। इस तरह से ये बात हो जाती है। अब आगे देख लेते हैं। अब देखो, ये दोनों बातें हमने कर तो ली, लेकिन बिना एग्जाम्पल के बात अधूरी रह जाती है। अब एग्जाम्पल देखें। ईजी मतलब एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का मतलब देखो यहाँ पर दिया है, राम सेज, राम कहता है। सेज में से क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस लगा हुआ है, यानी कि ये प्रेजेंट का टेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो राम सेज, राम कहता है, आई वर्क हार्ड, मैं कड़ी मेहनत करता हूँ। ठीक है जी, ये एक बात होगी। तो किस पर्सन ने ये बात कही? राम ने ये बात कही। राम ने जो बात कही उसको हमने एज इट इज़, बिल्कुल जैसे राम ने जो शब्द इस्तेमाल किए थे, बिल्कुल उन्हीं शब्दों को हमने यहाँ पर रख दिया। तो ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच। और इसकी बहुत बड़ी पहचान क्या है कि डबल इन्वर्टेड कोमा में, देखो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर इस बात को रखा गया है। यानी कि जब एज इट इज़ उस बात को रखेंगे ना, किसी की कही हुई बात को, तो उसको डबल इन्वर्टेड कोमास में रखेंगे। ये पहचान होती है डायरेक्ट स्पीच की। अब इसी बात को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कहेंगे तो कैसे कहेंगे? ये देखो, राम सेज, राम कहता है कि के लिए लगा है दैट, की के लिए क्या लगाया? दैट। राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, कि वह कड़ी मेहनत करता है या बहुत मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है। यानी कि राम कहता है कि वह कड़ी मेहनत करता है। अब आप एक बात पर ध्यान दो, यहाँ हमने आई लगाया था, लेकिन क्या चेंज आ गया? यहाँ पर ही हो गया, ये चेंज हो गया। और एक चीज़ और चेंज हुई, यहाँ हमने वर्क लिखा था, लेकिन यहाँ पर हमने क्या कर दिया? वर्क्स कर दिया। क्योंकि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल पढ़ा होगा कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या फिर आई ई एस लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में। एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं
इस वीडियो को देखने से पहले इतना ध्यान रखना कि अगर आपने टेंस के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से नहीं समझे हैं, अगर आपने टेंस को अच्छे से नहीं समझा है, तो ये चीज़ भी आपके समझ में जल्दी नहीं आएगी। इसलिए इस चैप्टर को करने से पहले टेंस चैप्टर और वॉइस चैप्टर, टेंस और वॉइस चैप्टर, एक्टिव पैसिव वॉइस जो करते हैं, टेंस और वॉइस चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना। उसके बाद ही आप इसे करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये जो एक पूरा हमने सेंटेंस लिखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस सेंटेंस के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है राम सेज, इसके बाद कॉमा पड़ गया, देखो नीचे कॉमा भी लगा हुआ है। तो राम सेज, ये जो बात कही गई कि स्पीकर ने कहा, तो इसे क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। राम सेज, जो कॉमा लग गया यहाँ तक, किस बंदे ने कहा और किससे कहा, ये सारी चीज़ किस में रहती है? रिपोर्टिंग वर्ब में। और फिर इस बंदे ने क्या कहा, वो बात जो कही जाती है कि उसने क्या कहा एक्चुअल में, उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। सिमिलरली जैसे डायरेक्ट स्पीच के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच हैं, उसी तरह इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर भी रिपोर्टिंग वर्ब आर बी और रिपोर्टेड स्पीच आर एस है। पहले ये फुल फॉर्म मैंने लिख दी यहाँ पर, और फिर उसके बाद मैंने ये शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल की है, क्योंकि इस वीडियो के बाद हम शॉर्ट फॉर्म ही लेकर चलेंगे। तो आर बी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब। राम सेज, राम कहता है, जिस बंदे ने कहा और जिससे कहा, वो चीज़ जो भी आएगी उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब में रखेंगे। और उसके बाद ही वर्स हार्ड, जो बात उसने कही उस बात को रिपोर्टेड स्पीच में रखेंगे। इस तरह से ये सारी कहानी बन जाएगी। अब थोड़ा सा और ध्यान दो तो आप देखो, राम सेज, राम क्या है? सब्जेक्ट है। राम क्या है? सब्जेक्ट है। और सेज क्या है? वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन जहाँ मिल जाए वहाँ एक क्लॉज बन जाता है। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी है। जिन बच्चों ने बेसिक इंग्लिश की वीडियो नहीं देखी है, वो वीडियो ज़रूर देखें। उसमें क्लॉज क्या है, फ्रेज क्या है, वो सारी चीज़ मैंने बताई हुई है। क्लॉज, फ्रेज, वर्ड्स, सेंटेंस, ये सारी चीज़ें क्लियर की हैं उसमें। तो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। ये एक क्लॉज हो गया, राम से लेकर सेज तक एक क्लॉज तैयार हो गया। उसके बाद आई क्या है? सब्जेक्ट। और वर्ब क्या है? वर्ब। तो ये फिर से एक दूसरा क्लॉज तैयार हो गया। दो क्लॉजेस को मिलाकर एक वर्ड, एक सेंटेंस बनाया गया है। ठीक है, उसी तरह यहाँ देख लो, राम सेज, ये क्या है? एक क्लॉज हो गया, क्लॉज 1, क्योंकि राम सब्जेक्ट है और सेज क्या है? वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन जहाँ मिल जाए वहाँ एक क्लॉज तैयार हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ोगे, ये है क्या? ये सेंटेंस ही हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा आपको क्लॉजेस मिल सकते हैं। ठीक है जी, क्लॉजेस से भी सारी बात बनती है। तो राम सेज, ये क्लॉज 1 हो गया। और ही वर्क्स हार्ड में देखो, ही सब्जेक्ट हो गया। ही क्या है? सब्जेक्ट। और वर्क में एस लगा हुआ है, यानी कि ये वर्ब हो गया। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, यानी कि ये क्लॉज पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लॉज 2 हो गया। तो दो क्लॉजेस को मिलाकर ये एक एग्जाम्पल हमने दी हुई है। अब एक बात और ध्यान देना, अगर राम यहाँ पर सब्जेक्ट है तो आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि जो ये सब्जेक्ट है ये या तो नाउन हो सकता है या फिर कोई प्रोनाउन हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पर देख लो, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और अगर ये क्लॉज है तो हो सकता है आगे चलकर इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट भी आ जाए। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट भी आ जाता, अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, या यहाँ पर भी मान लो कोई ऑब्जेक्ट आ जाता, तो ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? या तो कोई नाउन होता है या फिर कोई प्रोनाउन होता है। यहाँ ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? या तो कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन। इस तरह से ये बात चलती रहती है। कहने का मतलब ये है कि जो ये नाउन या प्रोनाउन है ये इसके अंदर यूज होते रहेंगे। और जिन बच्चों ने, मैंने एक बात हमेशा कही है कि पर्सनल प्रोनाउन को बहुत अच्छे से कवर करो, क्योंकि बिना पर्सनल प्रोनाउन के कोई टॉपिक आप नहीं पढ़ते। आपने जब टेंस किया था तब भी वहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन आए होंगे, जब वॉइस चैप्टर करते हैं तब भी पर्सनल प्रोनाउन आता है, और जब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं तो भी पर्सनल प्रोनाउन आता है। तो नाउन आया है तो चलो कोई बात नहीं, नाउन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोनाउन है तो सारे पर्सनल प्रोनाउन आपको पता होने चाहिए। और पर्सनल प्रोनाउन की वीडियो आपको पहले ही अवेलेबल करवा दी गई है, उसे ज़रूर वॉच करें और उसको लिख कर याद करने का प्रयास करें ताकि वो चीज़ आपके माइंड में बेयर हो जाए।
तो इसी तरह नाउन और प्रोनाउन को आगे बढ़ाते हुए इसके अंदर काफ़ी सारी चेंजेस आएंगी। उन चेंजेस को हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। एक बात और, ये देखो, राम ने कहा, जब हमने इस चीज़ का इनडायरेक्ट स्पीच बनाया तो यहाँ पर भी राम का नाम आ गया, किसमें? रिपोर्टिंग वर्ब में। लेकिन जैसे ही हम रिपोर्टेड स्पीच में गए ना, हमने राम के नाम को यहाँ रिपीट नहीं किया। यानी कि इस रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जब हम कोई चीज़ इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो उसके रिपोर्टिंग वर्ब में चाहे कोई हम नाउन इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन जब रिपोर्टेड स्पीच में जाएंगे तो यहाँ पर कभी भी नाउन नहीं आएगा, हमेशा से प्रोनाउन ही यहाँ पर यूज़ होगा। तो ये याद रखना है, कोई भी नाउन रिपोर्टिंग वर्ब में ही यूज़ हो सकता है, रिपोर्टेड स्पीच में कोई नाउन यूज़ नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह यहाँ पर कोई हमें प्रोनाउन ही लगाना होगा। और एक बात और, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ना, राम सेज, राम कहता है कि, जरूरी नहीं है कि हर बार रिपोर्टिंग वर्ब पहले होगा और रिपोर्टेड स्पीच बाद में होगा। ये दोनों चीज़ें आगे पीछे भी हो सकती हैं। हो सकता है पहले ये डबल इन्वर्टेड वाली लाइन पहले लिख दे और राम सेज को बाद में लिख दे, तो ऐसा भी हो सकता है। जब हम डायरेक्ट स्पीच देखेंगे तो उसमें आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे ना तो सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब ही लिखनी होगी। यानी कि किस बंदे ने कहा और किससे कहा, या कौन सा बंदा कहता है और किससे कहता है, वो चीज़ हम यहाँ रखेंगे। उसके बाद ही हम अगली कड़ी जोड़ेंगे, और ऐसा किस में करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। इसके अंदर और क्या क्या चेंजेस आती हैं वो हम लोग इसकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। मैं साइड हो जाता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, और अगर इस बारे में कहीं भी कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, 9780904216। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। आई होप कि जो मेरा ये प्रयास है आपको इस चैप्टर को सिखाने का, वो प्रयास सक्सेसफुल रहेगा और आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हैं तो आप भी अपनी जिम्मेदारी ज़रूर निभाना। थैंक यू एवरीवन गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यावर्त।